अरस्तु की जीवन यात्रा। आपने अरिस्टोटल का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक छोटे शहर से निकलकर एक ऐसे व्यक्ति ने दुनिया के ज्ञान और विज्ञान के नक्शे को बदल दिया, जिसका प्रभाव आज भी हर विश्वविद्यालय, हर किताब और हर दार्शनिक के विचार में मौजूद है। आज हम जानेंगे अरस्तु की पूरी जीवन यात्रा, उनके विचार, उनके संघर्ष और उनकी विरासत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जी के बालियान और आप देख रहे हैं PFWG के बालियान, और आज हम बात करेंगे अरस्तु की जीवन यात्रा के बारे में। अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व में स्टैगिरा नामक शहर में हुआ। यह शहर मैसेडोनिया में स्थित था। अरस्तु के पिता का नाम था निकोमैकस और वे राजा एमिनास के शाही चिकित्सक थे। इस पारिवारिक पृष्ठभूमि ने अरस्तु में जीव विज्ञान और चिकित्सा के प्रति गहरी रुचि जगाई। बचपन में ही अरस्तु ने प्रकृति और जीवन के रहस्यों को समझने की कोशिश शुरू कर दी थी। अरस्तु की शिक्षा में सबसे पहला महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब वे 17 साल की उम्र में एथेंस पहुंचे। यहां उन्होंने प्लेटो की अकादमी में दाखिला लिया। प्लेटो की अकादमी में उन्होंने लगभग 20 साल तक अध्ययन किया और इस दौरान उन्होंने दार्शनिक विचार, राजनीति, नैतिकता और आदर्श राज्य के बारे में गहन अध्ययन किया। प्लेटो और अरस्तु के विचारों में गहरा अंतर था। प्लेटो आदर्शवादी थे, जो यह मानते थे कि संपूर्ण सृष्टि एक आदर्श रूप में है। अरस्तु इसके विपरीत व्यावहारिक और अनुभवजन्य दृष्टिकोण रखते थे। उनका मानना था कि सभी ज्ञान अनुभव और अवलोकन से आता है। प्लेटो की अकादमी से बाहर आने के बाद अरस्तु ने अस्सूस और मोंटसेनेरिया में समय बिताया। यहां उन्होंने शाही परिवारों और राजाओं को शिक्षा और सलाह दी। इस समय उन्होंने राजनीति और राज्य संचालन का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त किया। दर्शक मित्रों, यही वह समय था जब अरस्तु ने तर्क और अनुभव को जीवन में उतारने की कला सीखी। उन्होंने देखा कि सिर्फ सोचने और विचार करने से काम नहीं चलता, अनुभव और अभ्यास के बिना ज्ञान अधूरा है। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि अरस्तु का प्रारंभिक जीवन और शिक्षा उन्हें महान बनाने के लिए कैसे तैयार कर रही थी। अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे उन्होंने अलेक्जेंडर महान के शिक्षक के रूप में काम किया और कैसे यह समय उनके जीवन का निर्णायक मोड़ साबित हुआ। अरस्तु की जीवन यात्रा पार्ट 2। यदि अरस्तु ने केवल एथेंस में पढ़ाई की होती तो क्या उनका नाम इतिहास में अमर हो पाता? नहीं। उनका असली प्रभाव तब शुरू हुआ जब उन्हें बुलाया गया मसेडोनिया के शाही दरबार में और उन्हें शिक्षा देने का अवसर मिला उस युवक को जो बाद में बन गया दुनिया का सबसे महान विजेता, अलेक्जेंडर महान। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जी के बालियान और आप देख रहे हैं PFWG के बालियान, और आज हम बात करेंगे अरस्तु के मसेडोनिया के समय और अलेक्जेंडर महान के साथ उनके संबंधों की। 343 ईसा पूर्व, जब अरस्तु लगभग 41 साल के थे, उन्हें बुलाया गया मसेडोनिया। यहाँ राजा फिलिप द्वितीय ने अरस्तु को राजकुमार अलेक्जेंडर का शिक्षक नियुक्त किया। अरस्तु ने अलेक्जेंडर को राजनीति, नैतिकता, दर्शन, विज्ञान और युद्धनीति की शिक्षा दी। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अरस्तु ने अलेक्जेंडर को केवल किताबों का ज्ञान नहीं दिया, बल्कि व्यावहारिक जीवन और अनुभव के महत्व को भी समझाया। अरस्तु का मानना था कि सत्य का ज्ञान केवल सोचने से नहीं, बल्कि अनुभव और अभ्यास से आता है। उन्होंने अलेक्जेंडर को सिखाया कि राजनीति और नैतिक निर्णय एक साथ चलते हैं और राजा का कर्तव्य केवल सत्ता नहीं, बल्कि अपने प्रजाजन की भलाई करना भी है। अरस्तु ने अलेक्जेंडर को जीव विज्ञान और प्रकृति का अध्ययन भी कराया। कहा जाता है कि अरस्तु ने उसे वनस्पति और जीवों का अवलोकन करने के लिए प्रेरित किया, जिससे अलेक्जेंडर में प्रकृति और विज्ञान के प्रति गहरी समझ विकसित हुई। यह समय अरस्तु के लिए भी महत्वपूर्ण था। उन्होंने देखा कि शिक्षा केवल व्यक्तिगत ज्ञान तक सीमित नहीं हो सकती, बल्कि इसे समाज और राज्य के लिए भी उपयोग किया जाना चाहिए।
दर्शकों, इस दौरान अरस्तु और अलेक्जेंडर के बीच गहरा रिश्ता और आदर का संबंध विकसित हुआ। अलेक्जेंडर महान की महानता के पीछे अरस्तु की शिक्षा और तर्कशक्ति का भी बड़ा योगदान माना जाता है। लेकिन इतिहास में मोड़ आया जब अलेक्जेंडर ने युवावस्था में राजसिंहासन संभाला। अरस्तु ने उसे समान विचारों और नैतिक मार्गदर्शन देना जारी रखा, लेकिन धीरे धीरे अलेक्जेंडर की राजनीतिक आकांक्षाएं और युद्धनीति अरस्तु के व्यावहारिक दर्शन से थोड़ा भिन्न दिखने लगी। इस समय अरस्तु ने राजनीति, तर्कशास्त्र और नैतिकता पर अपने अनुभव को और गहरा किया, और इसी अनुभव ने उसे बाद में एथेंस लौटकर लाइसियम स्थापित करने और ज्ञान के भंडार को संचित करने के लिए प्रेरित किया। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे अरस्तु ने अलेक्जेंडर महान को न केवल शिक्षित किया बल्कि इतिहास के पाठ को भी आकार दिया। अगले भाग में हम जानेंगे कि अरस्तु एथेंस लौटकर लाइसियम की स्थापना कैसे करता है और कैसे उसने अपने विचारों और अनुसंधान को दुनिया के लिए संरक्षित किया। अरस्तु की जीवन यात्रा 3। अगर ज्ञान का मंदिर कहीं बनाना हो तो वह सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि विचारों का केंद्र होना चाहिए। अरस्तु ने भी ऐसा ही किया। एथेंस लौटकर उन्होंने स्थापित किया ज्ञान और अनुसंधान का सबसे महान केंद्र लाइसियम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जी के बालियान और आप देख रहे हैं PFWG के बालियान, और आज हम बात करेंगे अरस्तु की एथेंस वापसी और लाइसियम की स्थापना के बारे में। 335 ईसा पूर्व अरस्तु एथेंस लौटे। यहाँ उन्होंने देखा कि शहर की शिक्षा और दर्शन शास्त्र की स्थितियां बहुत सीमित हैं। उन्होंने सोचा कि यदि ज्ञान को संरक्षित और फैलाना है तो एक ऐसा केंद्र होना चाहिए जहां अनुसंधान, व्याख्यान और पुस्तकालय सभी एक साथ हों। यही सोचकर उन्होंने लाइसियम की स्थापना की। लाइसियम एक शैक्षणिक संस्थान और अनुसंधान केंद्र था। यहाँ अरस्तु ने शिक्षा के साथ साथ शोध और प्रायोगिक अध्ययन की व्यवस्था की। लाइसियम में अरस्तु ने कई प्रवचन और व्याख्यान दिए। उन्होंने विद्यार्थियों को तर्क और अनुभव के माध्यम से सोचने की शिक्षा दी। अरस्तु का मानना था कि ज्ञान केवल आदर्शों और सिद्धांतों तक सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि जीवन और प्रकृति के हर पहलू में प्रयोग किया जाना चाहिए। इस समय उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की। सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में शामिल हैं निकोमाचियन एथिक्स, नैतिकता पर ग्रंथ। इसमें अरस्तु ने बताया कि सद्गुणी जीवन और नैतिकता का उद्देश्य मानव कल्याण है। पॉलिटिक्स, राजनीति पर ग्रंथ। इसमें उन्होंने राज्य और शासन की संरचना, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य और आदर्श शासन के सिद्धांत समझाए। मेटाफिजिक्स, अधिभौतिकी। इसमें उन्होंने सत्य, कारण और अस्तित्व के मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन किया। पोएटिक्स, काव्यशास्त्र। इसमें उन्होंने साहित्य, काव्य और नाट्य कला के नियम और प्रभाव का विश्लेषण किया। अरस्तु का यह संस्थान सिर्फ किताबों का भंडार नहीं था बल्कि यहाँ अनुसंधान और प्रयोग भी किए जाते थे। वे छात्रों को प्रकृति का निरीक्षण, जीवों और वनस्पतियों का अध्ययन और वास्तविक जीवन की घटनाओं का विश्लेषण करने के लिए प्रेरित करते थे। लाइसियम की खासियत यह थी कि यहाँ अकादमी और शोध दोनों को एक साथ जोड़ा गया था। अरस्तु का उद्देश्य था कि ज्ञान हर किसी तक पहुँचे और समाज में उपयोगी सिद्ध हो। अरस्तु ने इस समय अपने तर्कशास्त्र और अनुभवजन्य ज्ञान को व्यवस्थित किया। उन्होंने देखा कि राजनीति, नैतिकता, विज्ञान और दर्शन सभी एक दूसरे से जुड़े हैं, इसलिए उनके व्याख्यान और ग्रंथ समग्र और व्यावहारिक दृष्टिकोण रखते थे। तो दोस्तों, हमने देखा कि कैसे अरस्तु ने एथेंस लौटकर लाइसियम की स्थापना की और अपने विचारों को संरक्षित किया। अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे उनके दार्शनिक दृष्टिकोण ने नैतिकता, तर्क और राजनीति में क्रांति ला दी। अरस्तु की जीवन यात्रा पार्ट 4। दर्शन सिर्फ सोचने का नाम नहीं है बल्कि जीवन को समझने और बेहतर बनाने का विज्ञान है। अरस्तु ने इसे समझा और अपने दर्शन के माध्यम से मानवता को एक नया दृष्टिकोण दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जी के बालियान
और आज हम बात करेंगे अरस्तू के दार्शनिक दृष्टिकोण और उनके तर्कशास्त्र तथा नैतिकता के विचार के बारे में। अरस्तू का दर्शन व्यावहारिक और तर्कसंगत, प्रैक्टिकल एंड रैशनल था। उनका मूल सिद्धांत था कि सभी ज्ञान अनुभव और अवलोकन से आता है और केवल सोचने या कल्पना करने से सत्य नहीं पाया जा सकता। अरस्तू ने तर्कशास्त्र, लॉजिक को व्यवस्थित किया। उन्होंने यह बताया कि किसी भी विचार या कथन को सत्य और असत्य के आधार पर कैसे परखा जाए। इस सिद्धांत को वे सिलोगिज्म कहते थे। सिलोगिज्म का अर्थ है, यदि दो कथन सत्य हैं, तो तीसरा कथन भी उसी आधार पर सत्य होगा। उदाहरण के लिए, सभी मनुष्य नश्वर हैं। सोक्रेटिस मनुष्य है, तो निष्कर्ष सोक्रेटिस नश्वर है। अरस्तू ने नैतिकता, एथिक्स पर भी गहन अध्ययन किया। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना निकोमाचियन एथिक्स है। इसमें उन्होंने बताया कि सद्गुणी जीवन और नैतिक जीवन का उद्देश्य मानव कल्याण और सुख है। उनका मानना था कि सच्चा सुख केवल बाहरी सुखों से नहीं, बल्कि सद्गुण और तर्कसंगत जीवन से आता है। अरस्तू ने 7 मुख्य सद्गुणों और उनके विपरीत दोषों को भी समझाया। उन्होंने कहा कि संतुलन ही नैतिकता की कुंजी है। उदाहरण के लिए, साहस एक गुण है, लेकिन अत्यधिक साहस लापरवाही बन जाता है और अत्यल्प साहस डर में बदल जाता है। अरस्तू ने राजनीति, पॉलिटिक्स और नैतिकता को भी जोड़ा। उनका मानना था कि राज्य का उद्देश्य केवल सत्ता नहीं, बल्कि नागरिकों के नैतिक और भौतिक कल्याण को सुनिश्चित करना है। उन्होंने आदर्श राज्य के प्रकार, नागरिकों के कर्तव्य और अधिकार और शासन के नियमों पर शोध किया। अरस्तू का दर्शन व्यावहारिक जीवन से जुड़ा हुआ था। उन्होंने बताया कि सत्य की खोज केवल विचारों में नहीं, बल्कि जीवन में प्रयोग और अनुभव में होनी चाहिए। इसलिए उनका दर्शन आज भी शिक्षा, विज्ञान और राजनीति में प्रभावशाली माना जाता है। तो दोस्तों, हमने देखा कि अरस्तू ने तर्क, नैतिकता और राजनीति को कैसे जोड़ा। अगले भाग में हम जानेंगे कि उनके जीवन के अंतिम वर्ष कैसे आए और उनकी मृत्यु के बाद उनकी विरासत ने दुनिया को कैसे बदल दिया। अरस्तू की जीवन यात्रा पार्ट 5। जब ज्ञान और विचारों का महान स्तंभ ढहता नहीं, बल्कि समय और परिस्थितियों से चुनौती प्राप्त करता है, तभी उसकी सच्ची महानता दिखती है। अरस्तू के अंतिम वर्ष और उनकी विरासत यही कहानी कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जी.के. बालियान और आज हम बात करेंगे अरस्तू के अंतिम वर्षों और उनकी मृत्यु के बारे में। 323 ईसा पूर्व अलेक्जेंडर महान की मृत्यु के बाद एथेंस में राजनीतिक उथल-पुथल हुई। अरस्तू पर राजनीतिक दोषारोप हुआ। कहा गया कि उन्होंने युवाओं को राजद्रोह के लिए उकसाया, हालांकि यह आरोप निराधार था। परंतु अरस्तू ने एथेंस में रहने में खतरा महसूस किया। सुरक्षा की दृष्टि से अरस्तू ने एथेंस छोड़कर एबिडोस यूबोई में शरण ली। यहाँ उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्ष बिताए। अरस्तू ने यह समय शांति और अध्ययन में व्यतीत किया। 322 ईसा पूर्व अरस्तू की मृत्यु हुई। उन्होंने अपने जीवन में ज्ञान, तर्क, नैतिकता और दर्शन का अद्भुत योगदान दिया। उनकी मृत्यु ने दुनिया को एक महान दार्शनिक और शिक्षक से वंचित कर दिया। लेकिन अरस्तू की असली महानता उनकी विरासत में जीवित रही। उनके अनुयायियों ने उनके ग्रंथों और विचारों को संरक्षित किया। आज हम तर्कशास्त्र, नैतिकता, राजनीति, विज्ञान और साहित्य में अरस्तू के योगदान को पढ़ते और अपनाते हैं। अरस्तू ने दिखाया कि ज्ञान केवल व्यक्तिगत नहीं होता, बल्कि इसे समाज, राज्य और मानव जीवन के कल्याण के लिए प्रयोग करना चाहिए। उनके विचार आज भी विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों और दार्शनिक चर्चाओं में मार्गदर्शक के रूप में मौजूद हैं। अरस्तू की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं: व्यावहारिक दार्शनिक दृष्टिकोण, अनुभव और अवलोकन पर आधारित। तर्क और सिलोगिज्म, विचारों को सत्य और असत्य के आधार पर जांचने का तरीका।
नैतिकता और सद्गुण, संतुलन और कल्याण पर जोर। राजनीति और राज्य संचालन, नागरिकों के हित में शासन का महत्व। शोध और शिक्षा, लाइसियम के माध्यम से ज्ञान का प्रसार। दर्शकों, अरस्तु की जीवन यात्रा हमें यही सिखाती है कि ज्ञान, अनुभव और नैतिकता का संगम ही मानवता को सही दिशा देता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे अरस्तु ने जीवन के अंतिम वर्ष में भी शिक्षा और ज्ञान के लिए योगदान दिया। अगले और अंतिम भाग में हम जानेंगे कि उनकी पूरी जीवन यात्रा और उनके विचारों की आज भी दुनिया पर क्या गहरी छाप है। अरस्तु की जीवन यात्रा, पार्ट 6। अरस्तु ने केवल अपने समय को नहीं बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों को भी प्रभावित किया। उनका जीवन और दर्शन यह दिखाता है कि ज्ञान, तर्क और नैतिकता का संगम कैसे इतिहास को बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जी.के. बालियान और आज हम अरस्तु की पूरा जीवन यात्रा और उनके विचारों की विरासत के बारे में बात करेंगे। अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व स्टैगिरा में हुआ था। बचपन में ही उन्होंने प्रकृति और जीवन के रहस्यों में गहरी रुचि दिखाई। 17 साल की उम्र में उन्होंने एथेंस में प्लेटो की अकादमी में दाखिला लिया और लगभग 20 साल तक अध्ययन किया। प्लेटो के विचारों ने उनके दिमाग को दिशा दी, लेकिन अरस्तु ने व्यावहारिक और अनुभवजन्य दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने यह समझा कि ज्ञान केवल विचारों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे जीवन में अनुभव करके उपयोग करना चाहिए। प्लेटो अकादमी से बाहर आने के बाद अरस्तु ने मसेडोनिया में अलेक्जेंडर महान को शिक्षा दी। यह समय उनके लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि उन्होंने देखा कि शिक्षा केवल ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन और समाज के लिए उपयोगी होनी चाहिए। 335 ईसा पूर्व अरस्तु एथेंस लौटे और लाइसियम की स्थापना की। लाइसियम एक ऐसा केंद्र था जहां अनुसंधान, शिक्षा और पुस्तकालय एक साथ थे। उन्होंने छात्रों को तर्क, अनुभव और अवलोकन के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना सिखाया। अरस्तु ने अपने जीवन में अनेक ग्रंथ लिखे। निकोमाचियन एथिक्स, सद्गुण और नैतिकता पर आधारित। पॉलिटिक्स, आदर्श राज्य और नागरिकों के कर्तव्य। मेटाफिजिक्स, अस्तित्व और कारण की खोज। पोएटिक्स, साहित्य और नाट्य कला का विश्लेषण। अरस्तु का दर्शन व्यावहारिक जीवन से जुड़ा हुआ था। उन्होंने तर्कशास्त्र, लॉजिक में सिलोगिज्म विकसित किया। उनके अनुसार संतुलन और सद्गुण ही नैतिक जीवन की कुंजी है। 323 ईसा पूर्व अलेक्जेंडर महान की मृत्यु के बाद अरस्तु पर राजनीतिक आरोप लगे और उन्होंने एथेंस छोड़कर एबिडोस में शरण ली। 322 ईसा पूर्व अरस्तु का देहांत हुआ, लेकिन उनकी विचारधारा और ग्रंथों की विरासत आज भी जीवित है। अरस्तु की महानता इस बात में है कि उन्होंने ज्ञान और अनुभव को जोड़कर दर्शन को जीवनोपयोगी बनाया। नैतिकता, राजनीति और विज्ञान को एक साथ समझाया। शोध और शिक्षा का केंद्र लाइसियम स्थापित कर ज्ञान का प्रसार किया। आज भी उनके विचार विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों और दार्शनिक चर्चाओं में मार्गदर्शन करते हैं। उनकी शिक्षा हमें यह सिखाती है कि ज्ञान का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि मानवता और समाज के कल्याण के लिए होना चाहिए। तो दोस्तों, यही थी अरस्तु की जीवन यात्रा। एक छोटा बच्चा जो स्टैगिरा में जन्मा और एक दार्शनिक, शिक्षक और ज्ञान का महान स्तंभ बन गया। अरस्तु ने हमें दिखाया कि तर्क, अनुभव और नैतिकता का संगम ही असली महानता है। उनके विचार आज भी हमें प्रेरित करते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन बनकर जीवित हैं।